नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर जनरल वीके सिंह और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने सभी को सप्रेम भेंट देकर प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2025 के लिए निमंत्रण भी दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज मेले को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित और जिस तरह से हर किसी को ये न्योता बांटते हुए नजर आए और सादर आमंत्रित किया है कि आप संगम नगरी प्रयागराज में आइए, क्योंकि वहां पर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है भव्य और अलौकिक तरीके से। और चलिए रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव को लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। ये आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से जिला, ब्लॉक और साथ ही काफी मायनों में अहम बैठक, संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये बैठक होती है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष तो शामिल हुए ही, लेकिन बीजेपी विस्तार कार्यालय में लोगों ने आज इस मीटिंग में अध्यक्षता करी, जिसकी जेपी नड्डा ने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस बैठक में शामिल हुए तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात करने नजर आए। तो आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय से सीएम योगी ने बीएल संतोष से भी बैठक की और इस बीच हमारे संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरह से बीजेपी की ये अहम बैठक काफी मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, उसको लेकर रणनीति तय गई होगी। दिल्ली में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन के लोग हैं, वो जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये संगठन को लेकर बड़ी बैठक कुछ देर में शुरू होती हुई नजर आएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी करती हुई जो है नजर आ सकती है। और इससे पहले तमाम अलग अलग राज्यों में जो संगठन चुनाव होते हैं, जिनमें जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उन तमाम जो है संगठन चुनावों को निपटा लिया जाए, ताकि एक सुचारू रूप से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए जो प्रक्रिया है वो जो है पूरी मुकम्मल हुई नजर आए। इसी को लेकर फिलहाल दिल्ली में ये बड़ी बैठक जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में देखने को मिलती हुई जो है में नजर आएगी। जी स्पर्श, और एक और सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और साथ ही उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की है और प्रयागराज मेले को लेकर भी निमंत्रण सौंपा। क्या है? देखिए, दिल्ली दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार के जो सीनियर नेता है उनसे मुलाकात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कल भी हम बात करें, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, एक अमित शाह से मुलाकात हुई थी और आज बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे जो मुलाकात है वो हुई है। लगभग 1.5 घंटे के आसपास ये मुलाकात चली है और जिस तरीके से आज में है लगातार जो निमंत्रण है मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो दिल्ली दौरे के दौरान अलग अलग नेताओं को जो है देते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो कई जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के दौरान देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस वक्त की बात करें तो यूपी सदन में योगी आदित्यनाथ मौजूद है और यूपी सदन में कुछ देर में अधिकारियों के साथ में जो है बैठक होगी।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ में जो बैठक है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है करते हुए नजर आएंगे। प्रेजेंटेशन जो है अथॉरिटी के कामों को लेकर जो है दिया जाए। अथॉरिटी के कामों की समीक्षा भी जो है मुख्यमंत्री कुछ देर में यूपी सदन में होने वाली इस बैठक में करते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका इस जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से स्पर्श ने बताया कि दिल्ली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी अहम बैठकों का दौर भी करते हुए नजर आएंगे। ग्रेटर नोएडा और साथ ही नोएडा के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे और कई दौरे जो है वो तो उनके प्रस्तावित है ही, लेकिन कई मीटिंग भी प्रस्तावित है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मौसम की। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है और इसी के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं के साथ धुंध कोहरा लगातार जारी है। साथ ही बारिश होने से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है यूपी में। और सीधा आपको लिए चलेंगे आगरा, जहां पर हमारे संवाददाता ब्रिज किशोर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से प्रयागराज और आगरा की अगर बात की जाए तो यूपी में ठंड का सितम जारी है। सीधा लिए चलेंगे प्रयागराज। जी, प्रयागराज में जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, उस तरह से कैसे हालात हैं और कब तक के हैं जो लोगों को राहत मिल सकती है? तरह से पहाड़ों पे बर्फबारी और बारिश हो रही है, उसका कहीं ना कहीं असर अब प्रयागराज में भी मेरी देखने आवाज को आप मिल तक रहा है। और पहुंच जिस रही तरह है? से ठंड, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। प्रयागराज में जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं प्रयागराज में भी अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि बारिश के कारण जो कल यहाँ बारिश हुई है, उसके बाद से ठंड बढ़ गई है और लगातार यहाँ पर कोहरा भी है और पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। क्योंकि महाकुंभ भी है और ऐसे में जिस तरह से ठंड पड़ रही है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक चुनौती होगी। क्योंकि जिस तरह से ठंड में लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और संगम में पहुंचते हैं देर रात, यानी ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग आस्था की डुबकी लगाने लगते हैं। मगर अगर बात करी जाए अलाव और प्रशासन की, तो जिस तरह से अलाव की व्यवस्था होती थी, अभी तक दूर दूर तक अलाव की व्यवस्था नहीं है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से लोग लकड़ी जिस तरह से प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जाती थी, वो व्यवस्थाएं अभी दूर दूर तक नदारद दिख रही हैं और लोग अपने से कहीं से लकड़ी इकट्ठा करके सड़क किनारे तापते नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि ठंड में जिस तरह से लोग परेशान हैं और गर्म कपड़े के बिना अब वो घर से बाहर नहीं आ पा रहे और लोग घरों में रहने के लिए मजबूर है। जी जी, अब आपको लिए चलेंगे आगरा, जहां से हमारे संवाददाता ब्रिज किशोर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिज किशोर जी, जिस तरह से आगरा की अगर बात कर ली जाए तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और बारिश को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? पहाड़ों में बर्फबारी कल बारिश से ठंड हो रही है, सर्द हवाएं चल रही है, जिसके बाद ठंड का आगरा देखने को मिलता है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश की आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी और ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। अगर प्रशासन के इंतजाम की बात करें तो प्रशासन के इंतजाम खास अभी नहीं किए गए हैं। रेल बसों की व्यवस्था नहीं है, लोग सड़कों पर सोते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कई जगह कंबल वितरित किए हैं, लोगों को ठंड से बचाने का प्रयास किया है, लेकिन प्रशासन इसमें नाकाम साबित हो रहा है और ठंड से लोगों को बचाने में नाकामी दिख रही है। न ही अलाव का कहीं इंतजाम किया गया है, न ही रेल बसेरों का कोई पुख्ता इंतजाम है जिससे कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। हालांकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है कि बारिश हो सकती है, ठंड और बढ़ेगी। कल बारिश हुई थी, कई जगह छुटपुट ओले भी गिरे, जिसके बाद आगरा में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता दिख रहा है। जी, जिस तरह से बता रहे थे आप सैयद मोहम्मद आमिर जी, जिस तरह से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और दुकानों का क्या हाल है? क्योंकि देखा जा सकता है कि ठंड जब बढ़ती है तो व्यापार पर जो है काफी असर देखने को मिलता है। क्या किस तरह से भीड़ भाड़ जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है? और जिस तरह से रैन बसेरों की अगर बात कर ले तो रैन बसेरों में किस तरह की सुविधा उपलब्ध है? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो देखिए नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे के कुछ इंतजाम तो किए गए हैं, मगर अभी पूरी तरह से शहरों में हर तरफ रैन बसेरे नहीं बन पाए हैं। जैसे कि सिविल लाइन जैसे वीआईपी क्षेत्र, बस स्टैंड है और उसके पास पत्थर गिरजाघर है, जहां पर ये रैन बसेरे तो बने हैं,
मगर अन्य क्षेत्रों में रैन बसेरे की व्यवस्था अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। और रही बात अलाव की, तो नगर निगम को जिस तरह से अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो अभी अलाव की व्यवस्था नहीं है, और ठंड में लोग कहीं ना कहीं मजबूर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अलाव की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जो सन्नाटे की अगर बात करी जाए, क्योंकि जब ठंड होती है और कोहरा होता है तो लोग देर से घर से निकलते हैं, और जाहिर सी बात है इसका असर व्यापार पे भी पड़ता है, क्योंकि ठंड के कारण लोग बचते हैं बाहर निकलने से, और जिससे व्यापार में जी। भी कमी होती है और बाजारों में भी सन्नाटा भी दिख रहा है। और रही बात, अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे के पूरी तरह से सड़क पर सन्नाटा ही है, क्योंकि लोग ठंड के कारण अभी भी घर से नहीं निकल रहे हैं और हर तरफ सन्नाटा है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा होनी थी, वो अभी व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके जी। कारण ये नगर निगम लाख दावे कर रही है कागजों पर, मगर अभी पूरी तरह से अलाव की व्यवस्था नहीं है। और क्योंकि महाकुंभ है, महाकुंभ में करोड़ों की बिल्कुल। तादाद में प्रयागराज श्रद्धालु आएंगे। अगर इस तरह से ये व्यवस्था रहेगी तो श्रद्धालुओं को क्या सुविधा मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी बिल्कुल। अब सीधा लिए चलेंगे आपको आगरा। ब्रिज किशोर जी, जिस तरह से आगरा में देखा जाता है कि ताजमहल का दीदार करने बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ठंड के मौसम में किस तरह से टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आगरा ताजमहल को देखने के लिए देश विदेशी पर्यटक आते हैं। लगातार पर्यटकों की संख्या तो बढ़ी है क्योंकि पर्यटन सीजन चल रहा है, लेकिन ठंड से बचाव के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाम। लगातार पर्यटक सीजन चल रहा है। शनिवार और इतवार के दिन आगरा में पर्यटकों की भीड़ खासी बढ़ जाती है, लेकिन ताजमहल को जाने वाले पर्यटक अब 10 से 11 बजे के बीच निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह की सर्दी ज्यादा है, उस सर्दी में पर्यटक नहीं निकल पाते हैं और ताजमहल पर भी धुंध छाई रहती है। कोहरे की वजह से ताजमहल नजर नहीं आता है। पर्यटकों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन सर्दी में पर्यटक लेट ताजमहल और अन्य जो स्मारक है उन्हें देखने के लिए निकल रहा है। जी। और जिस तरह से अगर बात कर ले सैयद मोहम्मद आमिर जी, जिस तरह से स्कूली बच्चों में काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि स्कूली बच्चों के लिए काफी ज्यादा एक कड़ी चुनौती होती है सुबह सुबह स्कूल जाना, और व्यापारी वर्ग के लिए तो आपने बताया कि नुकसानदायक है ही, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन पर भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और आईएमडी की तरफ से कह दिया गया है कि अभी भी शीतलहर का दौर जारी ही रहेगा। से कहा गया है कि शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और बारिश होने के लिए भी अलर्ट जारी प्रयागराज मौसम विभाग के द्वारा किया गया है। मगर सबसे बड़ी बात यही आती है कि जिस तरह से नगर निगम को, प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी थी, वो व्यवस्थाएं अभी दूर दूर तक नदारत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं या सड़क किनारे होते हैं रात में भी, अगर वो अलाव रहता तो उनके लिए सहारा रहता, मगर जो अलाव की व्यवस्था अभी नहीं है और रैन बसेरे भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाए गए, क्योंकि फिर मैं वही बात बताऊंगा कि जिस तरह से यानी कि सैयद मोहम्मद आमिर जी, आप ये कह रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ रैन बसेरों की बात कर ली जाए तो वहां पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है प्रशासन की तरफ से। ये देखिए, बात यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से श्रद्धालु आएंगे, जाहिर सी बात है कि हर श्रद्धालु सीधा होटल और नहीं जाएगा, तो उनको रैन बसेरे या कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा। अगर अलाव की व्यवस्था इस तरह से नगर निगम नहीं करता है, क्योंकि अभी से ही श्रद्धालुओं का आना जाना चालू हो गया है, क्योंकि 13 तारीख से पहला शाही स्नान है, उससे 14 तारीख को, उससे पहले ही श्रद्धालु संगम आने लगे हैं। मगर जिस तरह से अगर बात करिए अलाव की व्यवस्था नहीं होगी तो उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है। तो जिस तरह से आप लोगों ने बताया, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। जिस तरह से बताया जा रहा है प्रयागराज में हालांकि महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां हैं, लेकिन रैन बसेरों की कोई सुविधा जो है वो यहाँ होती हुई नजर नहीं आ रही है। वही बात कर ले अगर आगरा की, तो आगरा में भी कुछ ऐसे ही हालात है, यानी कि नगर निगम को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में ठंड और भी बढ़ेगी और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। ये यूपी से आपको खबर बता रहे हैं, लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है और साथ ही मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि घरों से बाहर जब भी निकले जब जरूरी हो। बात करें आगामी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, एक तरफ जहां महाकुंभ नगर और प्रयागराज सज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मशहूर इलाहाबादी अमरूद भी श्रद्धालुओं को आने के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि महाकुंभ को देखते हुए इस बार अधिकारियों और साथ ही किसानों ने इलाहाबादी अमरूद की गुणवत्ता और मिठास के लिए कड़ी मेहनत की है। वहीं मशहूर इलाहाबादी अमरूद के विक्रेता नितिन सोनकर बताते हैं कि इस बार के अमरूद हर साल के मुताबिक बेहद मीठे हैं और गुणवत्ता भी सबसे अलग है। पैदावार अधिक होने की वजह से पिछले साल के मुताबिक इस बार दाम भी कम है। श्रद्धालु एक तरफ जहां संगम में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में इलाहाबादी अमरूद का स्वाद भी चखते नजर आएंगे।
तो वहीं आगामी महाकुंभ 2025 से पहले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम ने साथी संगम नगरी में साथी प्रशिक्षित नाविकों को देना शुरू कर दिया है और इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर तैयारियां पुख्ता की गई है। बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले महाकुंभ को लेकर शासन और प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। अरे बम बम बोलो यार, बम बम बोलेगा। महाकुंभ ऐतिहासिक होगा, अद्भुत होगा, अलौकिक होगा, भव्य दिव्य होगा। दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित होगा। 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आने वाले। चाक चौबंद मल्टी लेयर व्यवस्थाएं, प्लास्टिक मुक्त कुंभ, आधुनिक तकनीक का कुंभ, डिजिटल कुंभ और सुव्यवस्थित कुंभ आयोजन होगा। इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। देवरिया में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 अवैध तस्करों को किया गिरफ्तार। 61 पेटी अंग्रेजी शराब भी हुई बरामद। हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर। विस्फोट होने से ट्रक आगे के गोले में हुआ तब्दील। फतेहपुर में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। कंटेनर और ट्रक की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। प्रतापगढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाराबंकी में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। एक शातिर बदमाश को किया गया गिरफ्तार। अवैध तमंचा और चोरी की बाइक भी हुई बरामद। अमेठी में अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को रौंदा और साथ ही दर्दनाक मौत। परिवारजनों ने मचा कोहराम। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर देहात से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। बचाव के लिए पहुंची पुलिस पर दबंगों ने किया हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।